तो हेलो एवरीवन, आ गया मैं एक और वीडियो में। यहाँ पे हम करने वाले हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन। आज जो हम करने वाले हैं, जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूनिट्स एंड डायमेंशन। आपने देखिए लिखा होगा कि मैंने हेडिंग दे दिया है यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर्स। तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें पढ़ेंगे, कवर करते करते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक बात, मैंने मैथमेटिकल टूल्स का जो पूरा जो मैथमेटिकल टूल्स हमें आगे काम आने वाले हैं, मैंने उनका सारा वीडियो एक प्लेलिस्ट में रख दिया है। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाइए देखिए। मैथमेटिकल टूल्स अगर आपको अच्छे से समझ में आएंगे तो सारी चीजें फिजिक्स में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो आ जाइए। आज जो लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं वो है यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर्स के ऊपर। अच्छा बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। ये आप बोल सकते हो कि सबसे आसान चैप्टर है और बहुत ही बेसिक चैप्टर है, लेकिन ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। वो आपके क्लास 11 या जे या नीट, आप कोई भी एग्जाम दो, आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा कि ये एक बेसिक चैप्टर है। बेसिक चैप्टर अगर आपके अच्छे से क्लियर होंगे तो आपको जो जो चैप्टर आप एडवांस लेवल में पढ़ोगे वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो यूनिट्स, डायमेंशन, एरर्स हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स, डायमेंशन स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? खैर, अगर ये ऑफलाइन क्लास होता, मैं जैसे ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ, तब बच्चों से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि बच्चों बताओ ये क्या होता है, वो क्या होता है। खैर, आपसे तो मेरा वैसे नहीं हो सकता, लेकिन आप मनी मन आंसर देना, जरूर देना। तो फिजिकल क्वांटिटीज तो क्या होती है? ये फिजिकल क्वांटिटीज बहुत ही, अगर आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो कोई भी क्वांटिटी अगर मैं किसी फिजिकल मींस यानी आप पकड़ के चलो कोई भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर मैं कोई भी क्वांटिटी को मेजर कर पाता हूं तो उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? फिजिकल क्वांटिटीज यानी वो क्वांटिटीज जिनको मैं इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर सकता हूं, उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीक्यू लिखते लिखते जाएंगे। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, सबसे पहली बात, ये जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है, ये फिजिकल क्वांटिटीज को अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज होती है दो चीजों से। एक होता है आपका n इंटू यू। सर ये n इंटू यू क्या है? n जो होता है ये होता है आपका मैग्नीट्यूड और u जो होता है यह होता है आपका यूनिट। सर मैग्नीट्यूड और यूनिट अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। मान लो मेरा जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर। यहां पे ये जो 1 है, ये एक्चुअली में क्या है? ये आपका मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना जा रहा है, वो डिस्टेंस मेजर किया गया है ना, तो वो डिस्टेंस कितना है? वो है 1। तो वो मैग्नीट्यूड, तो ये होगा आपका मैग्नीट्यूड n। और अब मानो एक चीज मान लो कि यहां पे अगर मैं सिर्फ एक लिख दूं, सिर्फ एक, ठीक है, मैं सिर्फ 1 लिख दिया और कुछ नहीं लिखा, तो क्या आपको समझ में आएगा कि 1 किसके लिए मैं लिख रहा हूं? मैं 1 किसके लिए लिख रहा हूं? मैं मान लो मैं सिर्फ 1 लिख दिया, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं 1 किलोमीटर गया, लेकिन मैं सिर्फ 1 लिखा, तो क्या मैं यहां पे डिफरेंशिएट कर पा रहा हूं? क्योंकि 1 तो कुछ भी हो सकता है सर, किलोमीटर हो सकता है, 1 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है, डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 1 ग्राम्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कुछ भी हो सकता है तो मैं 1 सिर्फ नहीं लिख सकता, क्योंकि 1 तो फिर डिफाइन नहीं करेगा, जस्टिफाई नहीं करेगा। तो अगर जस्टिफाई मुझे करना है, डिफाइन मुझे करना है किसी भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को, कि मैं कौन से चीज को मेजर करने के लिए ले रहा हूं, तब हमें ये यूनिट्स काम आती है। 1 किलोमीटर यूनिट होती है आपका लेंथ का, यानी कि मैं लेंथ मेजर कर रहा हूं जो कि 1 किलोमीटर उसका मैग्नीट्यूड, 1 इसका मैग्नीट्यूड है।
यानी कि यूनिट्स जो होती है वो ऐसी चीज होती है जो आपको जो मैग्नीट्यूड है उसको डिफाइन करे अच्छे से, उसको दूसरों से डिफरेंशिएट करे। क्या आपको समझ में आया? यानी कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनका इंपॉर्टेंस बहुत है, बहुत है। तो ये आपका फिजिकल क्वांटिटीज का बेसिक चीजें हुई। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाऊं तो फिजिकल क्वांटिटीज को आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। फिजिकल क्वांटिटीज को आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। एक हो जाता है आपका डायरेक्शन के बेसिस पे, एक हो जाता है आपका डायरेक्शन के बेसिस पे। डायरेक्शन के बेसिस पे दो डिविजन हो सकता है, एक होता है आपका स्केलर, एक होता है आपका वेक्टर। एक होता है आपका स्केलर, एक होता है आपका वेक्टर। आपने क्लास 9th में स्केलर वेक्टर तो पढ़ा ही होगा। स्केलर वो होता है जिसमें आपका जो मैग्नीट्यूड है बस उसी से मतलब होता है, जिसमें आपको सिर्फ अगर कुछ कैलकुलेट करना हो तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो तो आपका, और उसको ऐड कर दो तो आपका स्केलर प्रोडक्ट, तो उसको स्केलर कहते हैं उसको। लेकिन वेक्टर में आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी काम आ जाता है, तब आपको डायरेक्शन को ध्यान में रख के काम करना पड़ता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपको पता ही होगा कि स्केलर का एक एग्जांपल होता है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस, और वेक्टर का एक एग्जांपल होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ये बातें और भी हम करेंगे जब हम मोशन पढ़ेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन 2D 3D पढ़ेंगे, तब ये चीजें हम और अच्छे से डिस्कस करते करते जाएंगे। तो ये डायरेक्शन के बेसिस पे हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं इसको। एंड नाउ अगर हम डिपेंडेंस के बेसिस पे करें, अगर हम डिपेंडेंस के बेसिस में करें तो डिपेंडेंस के बेसिस में हम इसको दो भागों में भाग कर सकते हैं। एक होता है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, एक होता है आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज यानी डिराइव पीक्यू। ठीक है, मैं पीक्यू लिख रहा हूं, आप समझते जाना। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, ये दो चीजों को हम डिपेंडेंस के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। अब फंडामेंटल, अच्छा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो है, अगर मैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो है जो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी इनकी एक खुद की आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज मेजर करने जाओ, मान लो आप मास मेजर कर रहे हो किसी चीज का, तो किसी चीज का अगर आप मास मेजर कर रहे हो तो मास एक अलग, एक यूनिक प्रॉपर्टी है, वो मास किसी और चीज से डिराइव होकर नहीं आ रही है। ठीक है, तो मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लो वेलोसिटी, मान लो कि आपके पास है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला? वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पे ये जो वेलोसिटी है ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है। मतलब वेलोसिटी खुद डिफाइन नहीं हो सकता, इसको किसी और पे डिपेंड होना पड़ रहा है, किसी और से डिपेंड होना पड़ रहा है। तो वो होती है डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज, और जो इंडिपेंडेंट होती है वो होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये होती है आपके डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट किस पे डिपेंडेंट? डिपेंडेंट किस पे डिपेंडेंट? डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड होती है ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मैं आपको बोलूं तो कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटली 7 होते हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दैट एग्जिस्ट। अगर मैं आपको यहां पे सातों फिजिकल क्वांटिटीज के नाम लिखूं
तो आप लिखते जाओ मेरे साथ। पहला, मैं ऐसे इसको लिखता हूं। जो पहला होता है फंडामेंटल, वो होता है मास। जो होता है मास, ठीक है। मास को हम एसआई यूनिट में, केजी में मापते हैं। उसके बाद आपका आता है लेंथ, जिसको हम मीटर में मापते हैं। उसके बाद आता है आपका टाइम, जिसको आप सेकंड में मापते हो। उसके बाद आता है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर जिसको आप केल्विन में मापते हो। उसके बाद आता है आपका करंट, जिसे आप एम्पियर में मापते हो। उसके बाद आता है आपका लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, इसको आप सीडी यानी कैंडेला में मापते हो। आपकी किताब में इसका लिखा होगा तो आप देख लेना। सीडी यानी फंडामेंटल। और यहां पे 6 हुए, और एक होता है आपका जो कि अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये मूल। तो ये होती है आपके 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को लेके मैं और भी कई फिजिकल क्वांटिटीज को बना सकता हूं, और जो बनेंगे उन्हें हम कहेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये होते हैं आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ मैटर। और इन फंडामेंटल यूनिट्स को लेके आप डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज बना सकते हो इनको यूज करके। समझ में आया? क्लियर? ओके। कुछ और चीजें पढ़ते हैं हम। मिटा रहा हूं मैं ये। कुछ और चीजें नोट करते हैं। अच्छा, तो सिंबल्स ऑफ यूनिट्स, सिंबल्स ऑफ यूनिट्स, सिंबल्स ऑफ यूनिट्स को पढ़ते हैं। अच्छा, सिंबल्स तो मैंने आपको यहां पे दिखाई दिया, सिंबल्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, आप सिस्टम से पढ़ो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। सिस्टम ऑफ यूनिट्स से पढ़ते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में होता क्या है, एक तो सिस्टम काफी टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपने अगर पढ़ा हो तो आपको पता है, एक होता है आपका एमकेएस सिस्टम, एक होता है आपका सीजीएस सिस्टम, एक होता है आपका एफपीएस सिस्टम, है ना? राइट। अब ये जो अलग अलग सिस्टम्स है, इन सिस्टम्स के लिए आपका जो समझाता हूं मैं। लाइक सपोज आप मास पकड़ रहे हो, आप फिजिकल क्वांटिटी को, मास एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो कि है मास। अब इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मास को आप एफपीएस सिस्टम में किससे मापोगे? आप अगर ध्यान से देखो, ये एफपीएस है, यानी कि ये जो P है ये होता है पाउंड, P स्टैंड्स फॉर पाउंड। तो एफपीएस सिस्टम में मास को हम पाउंड के हिसाब से मापते हैं। एमकेएस सिस्टम में आप देखो, मीटर है, M स्टैंड फॉर मीटर एंड K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम। सो एमकेएस सिस्टम में आप मास को केजी से मापते हो, किलोग्राम्स। एंड सीजीएस सिस्टम में जो G है ये स्टैंड्स फॉर ग्राम। सो सीजीएस सिस्टम में आप मास को ग्राम से मापते हो।
क्लियर? इसके बाद आता है लेंथ। एफपीएस सिस्टम में आप लेंथ में अगर ये एफ है, ये एफ होता है आपका फुट, तो लेंथ को आप एफपीएस सिस्टम में फुट से मेजर करते हो। लेंथ को आप एमकेएस सिस्टम में एमकेएस यानी कि एम स्टैंड्स फॉर मीटर, सो यहां पे आप लेंथ को मीटर से मापते हो। एंड सीजीएस, हियर सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, तो लेंथ को आप सेंटीमीटर से मापते हो। इसके बाद आ जाता है आपका टाइम। तो ये टाइम होता है, यहां पे आप देख सकते हो सेकंड है तो यह भी सेकंड, ये सेकंड है तो ये भी सेकंड, और ये सेकंड है तो यहां भी सेकंड। तो आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एफपीएस में मास को पाउंड, एमकेएस में मास को केजी, सीजीएस में मास को ग्राम, लेंथ फुट, मीटर एंड सेंटीमीटर, टाइम सेकंड, ये आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आता है। अच्छा बच्चों, एक और यूनिट आपने सुना होगा जो कि मैंने ये जो मैंने लिखा है आपको, ये था एसआई यूनिट्स, ठीक है, ये था एसआई यूनिट्स। खैर मुझे थोड़ा सा बाद में लिखाना चाहिए था। खैर, तो एसआई यूनिट्स ये होते हैं आपके एसआई यूनिट्स। और ये अब सर ये एसआई यूनिट्स होते क्या है? सर ये एसआई यूनिट्स होते क्या है? बच्चों एसआई यूनिट्स बहुत सिंपल है। एसआई यूनिट यानी कि आपके पास जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है ना, 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो कि एमकेएस सिस्टम। एक्चुअली ये जो एसआई यूनिट सिस्टम है, ये थोड़ा सा एमकेएस जो सिस्टम है उसका एडवांस फॉर्म है थोड़ा सा। कैसे? सर ये ऐसा यूनिट सिस्टम होता है कि 7 फंडामेंटल जो यूनिट्स है आपके, ठीक है, इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स को पकड़ो आप, और उसके साथ अगर आप 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को बिठा दो, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को लगा दो, 7 फंडामेंटल यूनिट्स को लो, उसके साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को लगा दो, तो ये जो 9 आपके पास यूनिट्स आते हैं, ये यूनिट को हम एसआई यूनिट कहते हैं। ये 9 यूनिट्स आपके एसआई यूनिट होते हैं, जहां पे आपके पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। यानी कि ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स मैंने आपको लिखा है, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। अब सर ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं? कौन से 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं और उसका रिलेशन क्या है, तो वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए सप्लीमेंट्री यूनिट्स को समझते हैं। तो ये मैं मिटा रहा हूं यहां पे। तो आइए सप्लीमेंट्री यूनिट्स को समझते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो बेटा आपके पास सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स होते हैं वो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो पहला हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो सप्लीमेंट्री आपका यूनिट होता है वो होता है आपका एंगल। इसको आप प्लेन एंगल भी आप किसी किताब में लिखे देख सकते हो, प्लेन एंगल या एंगल लिखा रहता है, ठीक है। तो ये एंगल क्या होता है? बहुत आसान है। आप मानो आपके पास एक 2D सर्कल है और इस सर्कल में आपने एक सेक्टर काटा। इस सेक्टर में ये जो होता है ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है, और ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, जो आर्क है, ये आपका आर्क है, ये आर्क लेंथ है ना। और यहां पे जो एंगल फॉर्म होगा, ये एंगल को हम अगर थीटा माने, एंगल को एक्चुअली हम थीटा से डिनोट करते हैं, तो ये एंगल को थीटा माने, तो ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल थीटा होता है, ये होता है आपका
arc length divided by your radius। जब हम आर्क लेंथ को, ये पूरा जो आर्क लेंथ है उसको रेडियस के साथ डिवाइड करते हैं, तब आ जाता है आपका एंगल थीटा। तब आता है आपका एंगल थीटा। सर ये थीटा किस में आता है? ये थीटा आपका आता है रेडियंस में। मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स में आपको रेडियंस और डिग्री का जो रिलेशन है वो समझाया था। मैं यहाँ पे फिर से आपको लिख देता हूं कि ये 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस होता है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस होता है, यानी कि अगर हम 1 डिग्री को ले तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री रेडियंस। समझ में आया? क्लियर? तो ये होता है आपका एंगल। आशा करता हूं आपको समझ में आया है। एंगल यानी कि कोई भी सर्कल जिसका जो आर्क, अगर मैं सेक्टर काटूं तो ये जो आर्क लेंथ है उस आर्क लेंथ को बिठा दिया मैंने, और उस आर्क लेंथ को मैं अगर रेडियस से डिवाइड कर दूं तो मुझे इनके बीच का जो एंगल है थीटा वो मिल जाएगा। ये है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स में पहला, जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में जो पहला यूनिट है वो है एंगल। अब सेकंड सप्लीमेंट्री यूनिट को हम पढ़ेंगे, तो ये थोड़ा सा आपका समझने वाली चीज है। सेकंड जो है थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, तो मैं ये थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं यहां पे। आ जाओ। तो सेकंड जो चीज हम पढ़ेंगे वो है सॉलिड एंगल। ये होगा आपका सॉलिड एंगल। ठीक है, एंगल, सॉलिड एंगल। अब ये सॉलिड एंगल पूरा विजुअलाइजेशन का चीज है। विजुअलाइजेशन का चीज यानी ये जो आपका जो एंगल था ये था आपका 2D में, लेकिन ये जो सॉलिड एंगल है ये आपका 3D में आएगा। अच्छा, सॉलिड एंगल को आप डिनोट करते हो ओमेगा से, ध्यान रखना। ये W नहीं है बेटा, ये ओमेगा है। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, ये ओमेगा है। ये जो सॉलिड एंगल है, अभी इसको 3 डायमेंशनल शेप में आपको इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा। लाइक मान लो कि ये एक स्फीयर है मेरे पास, स्फीयर बोल रहा हूं, सर्कल नहीं बोल रहा बेटा, स्फीयर। ये एक स्फीयर है आपके पास। तो ये जो स्फीयर है, स्फीयर से मानो यहां से ये मैं कुछ पोर्शन यहां से, ठीक है ना, काट लिया, मतलब निकाल लिया, स्कूप कर लिया। तो बेटा ऐसा कुछ निकलेगा। मान लो ये जो पोर्शन है ये मैंने यहां से निकाल लिया। तो अब अब इमेजिन करके देखो कि आपने, सपोज आपने फुटबॉल देखा होगा जो कि स्फीयर होता है, तो आप थोड़ा सा दिमाग में उसको इमेजिन करो कि आप उस फुटबॉल के बीच से अगर एक आइसक्रीम का क्यूब निकाल दो, क्यूब जैसा शेप निकाल दो बीच से, है ना, तो फिर वो कुछ ऐसा ही दिखने में होगा कि ये एक स्फीयर होगा। स्फीयर के बीच से आप एक आइसक्रीम का कोन होता है ना, आइसक्रीम का कोन, पीछे आप कोन देखते हो जिसमें शेप कैसा होता है कोन का, ऐसा शेप होता है। तो ये शेप अगर आप ऐसे इमेजिन करो कि ये एक शेप है और ये एक स्फीयर है, तो इस स्फीयर के बीच से मैं ये शेप को बाहर निकाल रहा हूं, है ना, ये स्फीयर के बीच से इस शेप को मैं बाहर निकाल रहा हूं। तो ये जो बाहर निकल जाएगा, एक पोर्शन ऐसे बाहर निकल जाएगा। अच्छा, ये यहां से अगर बाहर निकल रहा है तो ये पूरा जो होता है ये आपका रेडियस आ जाता है, ये भी आपका रेडियस आ जाता है। यानी कि अगर मैं ये और ये लूं तो ये एक रेडियस होता है आपके पास, और ये भी आपके पास रेडियस होता है। ठीक है। अच्छा, जो पोर्शन मैंने काटा, मतलब ये पोर्शन मैंने काटा, ये पोर्शन, इसको हम ds कहते हैं। ds यानी कि ये सरफेस एरिया है, और मैंने आपको कहा था हम ds तब लिखते हैं जब हमें बहुत बड़ा एक कुछ एरिया दिया जाता है, उसमें से हम कोई छोटा सा पार्ट को लेते हैं, तब हम उसमें ds देते हैं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा स्फीयर का बड़ा सरफेस है, उस सरफेस में से हम थोड़ा सा सरफेस एरिया काट रहे हैं ना, तो उस टाइम
आपका ये जो सरफेस एरिया होता है वो ds हो जाता है। समझ में आया बात? तो ds है ये, तो ये आपका जो निकल के आया ये है ds जिसका एरिया, और इसका जो रेडियस है वो है आपका r। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो कि जो सेंटर पे जब आएगा तो यहां पे एक एंगल फॉर्म करेगा, लेकिन ये एंगल थोड़ा सा डिफरेंट एंगल होगा क्योंकि ये आप 2D नहीं है, ये 3D है। तो इस 3D के केस में आपका जो एंगल फॉर्म करेगा वो एंगल डिफरेंट होगा, वो एंगल थोड़ा सा आपका सर्कुलर टाइप का होगा, मतलब ऐसे ऐसे एंगल जाएगा और ये ऐसे, मतलब आप समझ रहे हो ना, घूमेगा, मतलब ऐसे एक एंगल फॉर्म करेगा ऐसे। तो यहाँ पे जो ये एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे वो ऐसे घूम के एंगल फॉर्म कर रहा है, और यही एंगल को आपको ओमेगा कहते हैं। यही है आपका सॉलिड एंगल, यही है आपका सॉलिड एंगल, यानी कि वो एंगल जो एक 3D शेप में बन रहा है। ये एंगल यहाँ पे 2D शेप में बना था, इसको हम थीटा बोल रहे थे। ये ओमेगा, ये जो सॉलिड एंगल में बन रहा है वो एक 3D शेप में बन रहा है, तो इसे हम कहते हैं एक सॉलिड एंगल। ठीक है ना? ओके। तो ये जो सॉलिड एंगल आपका निकल के आया, इसको, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपका आ जाता है यहां पे, ये डी ओमेगा इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया, आप सरफेस, ये जो सरफेस एरिया ये होता है, तो ये सरफेस एरिया एक्चुअली आपका ds होता है, तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट ds बाय ये जो r होता है ये r का स्क्वायर। ये आ जाता है आपका फॉर्मूला फॉर दिस इज योर फॉर्मूला फॉर सॉलिड एंगल ओमेगा। इसको मेजर किस में करते हैं? इसको मेजर हम स्टेरेडियन में करते हैं, स्टेरेडियंस। हम थीटा को मेजर रेडियंस में करते हैं और सॉलिड एंगल को स्टेरेडियंस में करते हैं। ठीक है ना? तो ये आपका जो रिलेशन है सॉलिड एंगल के साथ, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो ये दोनों जो क्वांटिटीज है, मतलब यूनिट्स है, एक ये दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। अब ये एंगल को लो, सॉलिड एंगल को लो, और दोनों को उस फंडामेंटल यूनिट्स के साथ जोड़ दो। 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे आपके पास, उन 7 फंडामेंटल के यूनिट्स के साथ जोड़ दो, तो ये जो 9 रहते हैं आपके पास, ये होते हैं आपके एसआई यूनिट्स। ये एसआई यूनिट्स आपके होते हैं। तो ये आपका जो यूनिट्स का काम था वो पोर्शन हो गया। अब बेटा हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट्स आपका पोर्शन हो गया, अब हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं मिटा रहा हूं और डायमेंशंस को शुरू कर रहा हूं। तो हेडिंग दे दो आप। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशंस। अब ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है पढ़ने में। डायमेंशंस, सर ये डायमेंशंस होते क्या है? मतलब ये डायमेंशंस आपने सुना होगा, आप जब मतलब आप जब स्कूल जाओगे तब आप MLT -1 MLT -2 ये सब आप करते होंगे, है ना? तो अगर मैं आपसे डायमेंशन पूछूं तो आप बोलोगे सर MLT -1, अरे MLT -1 ये तो ठीक है बेटा, डायमेंशन होते क्या है? आप डायमेंशन क्या समझते हो? आपको डायमेंशन के बारे में जानना होगा पहले कि डायमेंशन होते क्या है। ठीक है? अच्छा, एक बात अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से एक बात मेरी सुनो। ठीक है? अच्छा, डायमेंशंस जो होती है वो एक्चुअली में आपके जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, एक्चुअली में आपके पास जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, उन फंडामेंटल यूनिट्स में अगर मैं कोई पावर रेज करूं, ध्यान से समझो, उन फंडामेंटल यूनिट्स में अगर मैं उन पे कोई पावर लगा दूं और उन पावर लगाने के कारण वो फंडामेंटल यूनिट से एक डिराइव्ड क्वांटिटी बन रही है, उसको हम
डायमेंशंस कहते हैं। यानी कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो ये जो टाइम होता है, आपको पता है टाइम जो होता है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि लेंथ जो तो होता है वो आपका एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। अच्छा अच्छा, आपको अगर स्पीड का फॉर्मूला पता हो, स्पीड होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस को हम मेजर किस में करते हैं, लेंथ में। तो स्पीड यानी कि लेंथ अपॉन टाइम, है ना। तो ये जो स्पीड निकल के आया आपका, वो निकला लेंथ। लेंथ है आपके पास, लेंथ को अगर मैं एल मानूं तो लेंथ और टाइम, टाइम है आपका नीचे टी। तो यानी कि अगर मैं इसको ऊपर उठाऊं तो एल टी माइनस वन। तो आप देखो ये जो एल था या टी था, ये दोनों एक्चुअली में एक फंडामेंटल यूनिट्स है। लेकिन इन फंडामेंटल यूनिट्स में कुछ ना कुछ पावर आए, और ये पावर आने की वजह से हुआ क्या कि एक मेरे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी आ गया। तो डायमेंशंस होती वही चीज है जो जब हम कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटीज में कोई भी पावर रेज करते हैं, उन पावर रेज करने की वजह से एक डिराइव्ड क्वांटिटी आ जाती है, उन्हें हम डायमेंशंस कहते हैं। यूजुअली हम डायमेंशंस जो होती है वो एमएलटी के साथ ही रिलेट करते करते जाते हैं। अब आपके पास बहुत फॉर्मूला, मतलब आपके पास अगर एग्जांपल से मैं समझाऊं, मैं एक एक करके एग्जांपल दूंगा डायमेंशंस को आपको अच्छे से समझाने के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी ये होगी कि आपको पावर में गलती नहीं करना है, आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको डायमेंशंस अगर आपको किसी भी चीज का पता करना है, आपको एग्जाम में आएगा कि आपको कुछ एक बोल देगा, लाइक सपोज एग्जांपल मैं देता हूं कि आपको सपोज फोर्स दे दिया। आपको बोला कि जो फोर्स है उसका आप डायमेंशंस निकालो। तो अब हो सकता है कि आप डायमेंशन याद ना करो, लेकिन मैं प्रेस्क्राइब आपको यही कहूंगा कि आप इतना दिन से पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपका वो हैबिट हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा जो आपके डायमेंशंस होंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप डायमेंशंस पहले सीख लो, उसको निकालते कैसे है फिर याद करो। याद मत करो, रटो मत। फिजिक्स से बेटा समझ के फील करके पढ़ना पड़ता है, रटो मत। तो स्पीड अगर मैं मानूं तो स्पीड का आपका आगे यहाँ पे एल टी माइनस वन। सर ठीक है, सर आप एक्सेलरेशन के निकाल के दो मुझे। ठीक है, वो भी ले, एक्सेलरेशन। अच्छा अच्छा, मुझे पहले ये बता कि ये एक्सेलरेशन है वो कौन से क्वांटिटीज में हो पे डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन यानी कि v माइनस यू बाई टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अच्छा, ये जो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है वो माइनस में है, यानी कि बेसिकली एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो वेलोसिटी और आपका टाइम की वजह से हो रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी और टाइम की वजह से हो रहा है, टाइम तो मुझे मिल गया 1 by टाइम यानी कि t, एक तो टाइम मुझे मिल गया। सर ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का तो वेलोसिटी इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में आपको ढूंढना पड़ेगा, इसके लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा। अब वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अच्छा, तो हम यहां पे देख सकते हैं कि मेरे पास और एक टाइम मिल गया। तो नेक्स्ट, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्चुअल में लेंथ है ना, डिस्प्लेसमेंट मीटर किलोमीटर में आप मापते हो, तो लेंथ, तो डिस्प्लेसमेंट है आपके पास लेंथ l और टाइम है आपके पास t। यानी कि ये जो एक्सेलरेशन हो गया वो हो गया l बाय टी स्क्वायर, और t को अगर आप ऊपर ले जाओ तो a इज इक्वल्स टू l t टू द पावर
-2। ऐसे निकल गया आपका डायमेंशन एक्सेलरेशन का। यहाँ पे आपका जो स्पीड वेलोसिटी इसका डायमेंशन निकला था, एक्सेलरेशन का ये डायमेंशन निकल गया। अच्छा चलो एक और डायमेंशन लेते हैं, क्यों ना हम मोमेंटम का डायमेंशन लिए। मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन लिए। मोमेंटम अगर मैं आपको एग्जाम में पूछूं कि बताओ मोमेंटम का डायमेंशंस क्या होता है, तो मोमेंटम का डायमेंशंस जो होता है उसके लिए आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा। और मोमेंटम का फॉर्मूला आप क्लास 9 में पढ़ रहे आए होंगे कि मोमेंटम इज इक्वल टू पी, मोमेंटम को पी मानते हो आप, पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी यानी कि मेरे पास मास यानी कि m, ओके, वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी को आपको तोड़ना पड़ेगा। वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम के लिए आपके पास t मिल गया और डिस्प्लेसमेंट आप मापते हो लेंथ पे, तो l मिल गया। तो m की पावर 1, यहाँ पे l की पावर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर, t को मैं ऊपर ले जाऊं तो t की पावर -1, तो ये हो जाता है आपका मोमेंटम m l t टू द पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। और करते हैं, चलो फोर्स कर लेते हैं, आइए फोर्स कर लेते हैं। फोर्स आप मेरे साथ साथ करते करते जाना, खुद ट्राई करना, पॉज, वीडियो पॉज करना, खुद ट्राई करना, आपको और अच्छा होगा। फोर्स, अगर मैं फोर्स पढ़ूं तो फोर्स होता क्या है सर? फोर्स जो हमने पढ़ा था क्लास 9th पे कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मैंने कहा बिल्कुल सही, यानी कि F इज इक्वल्स टू m है मेरे पास, तो मैं एक फंडामेंटल यूनिट मिल गया मुझे m। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता क्या है? मैंने अभी अभी कहा एक्सीलरेशन जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, जो इसका एक्चुअल फार्मूला होता है, यानी कि ये डिपेंड करता है वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट पे। तो वेलोसिटी बाय टाइम, यहाँ पे मेरे पास t मिल गया, m मिल गया और आपके पास v है, तो आपको v जानना पड़ेगा, v क्या है? तो v होता है वेलोसिटी जो कि डिपेंड करता है आपका, v होता है आपका वेलोसिटी जो कि डिपेंड करता है आपका लेंथ और टाइम के ऊपर, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम। तो यहां से m टू द पावर 1 होगा, t स्क्वायर है तो अच्छा l है तो l और ये t स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, तो ये t टू द पावर -2। ये हो गया आपका फोर्स के लिए। समझ में आया आपको? F इज इक्वल टू ml t टू द पावर -2। तो ये हो गया फोर्स के लिए। अगर अब मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको और आसानी से कर सकते थे अगर आपके पास, आपको करते करते याद हो जाए। यानी कि हमने एक्सीलरेशन निकाला था, जो एक्सीलरेशन निकाला था हमने l t -2 t टू द पावर -2 एक्सीलरेशन का, आपको अगर याद हो और आपके पास मास है तो आपको यहाँ पे मास बिठा दो तो ये आपका एक लाइन में आंसर निकल आता है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप स्टार्टिंग में इसको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करते करते जाओ, सीखो पहले, उसके बाद याद करो, ठीक है ना। तो आपके आप कोई भी बुक अगर फॉलो कर रहे होगे, आप आप मॉडर्न एबीसी, आप जो 11th क्लास में स्कूल से मिलती है आपको किताबें, है ना, दिनेश वगैरह ये सब, तो अगर ये सब किताबों में आपको अच्छे से दिखेगा कि एक चार्ट दिया गया है, जिस चार्ट में आपको सारे डायमेंशंस दिए गए हैं
इन यूनिट्स के। तो आपका काम ये होगा कि आप उन डायमेंशंस को समझो एक बार, कि आपके लिए होमवर्क है कि आप डायमेंशंस को अच्छे से समझो, उनके फॉर्मूलाज को लिखो, लिख के डायमेंशंस निकालो, फिर उसको याद करो, जितना हो सके याद कर लो, आपको बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट्स और डायमेंशंस के बारे में। अब डायमेंशंस के बारे में और बहुत कुछ हमने सीखना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आज के लिए इतना ही। और चलो मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे देता हूं। आप मुझे डेंसिटी आप मुझे डेंसिटी का डायमेंशन निकाल के दोगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे, है ना। अब वॉल्यूम का भी दे दो। वॉल्यूम तो पहले दोगे तो आपका डेंसिटी निकालना और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेंसिटी और वॉल्यूम मैं आपको छोटा सा होमवर्क दिया, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखोगे और आपको किताब से याद करके प्रैक्टिस करना है, बहुत प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके ये चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे हम कन्वर्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपने ड्रीम्स को हमेशा हाई रखिए, क्योंकि आपको सक्सेस मिलना है, बस थोड़ा सा देरी है ना। तो stay motivated, stay happy, stay blessed, and thank you.